हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह कई लेयर्स में बटा हुआ है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में 99% वेदर फिनोमेना अकर होती है, ठीक है। 1% जो वेदर फिनोमेना तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी अकर होता है। और हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में सिरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर का एक और बात हमने देखी थी कि वहाँ पे ओजोनोस्फेयर होता है, और ओजोनोस्फेयर क्या करता है ना कि सन से आने वाली यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में, स्ट्रेटोपोज के बारे में। स्ट्रेटोपोज क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को अलग करता है। मेसोस्फेयर के बारे में हमने देखा था कि ये यहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कम होती है, और वो कितनी होती है, वो -95 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके ऊपर हमने देखा था थर्मोस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। आयनोस्फेयर में क्या है ना कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज करती है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करती है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंस होते हैं, और आयनोस्फेयर ही ऐसा लेयर था जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है, और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इसी लेयर की वजह से क्या होती है, पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि आयनोस्फेयर में ही वहाँ पे जो आयंस अवेलेबल होते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में सन से आने वाली सोलर फ्लेयर से हमें बचाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ये सोलर फ्लेयर ये हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक करने की वजह से लाइटनिंग सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ऑरोरा जिसको हम कहते हैं। और इसका दो नाम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको हम ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो आयनोस्फीयर जो होता है ना वो भी कई लेयर्स में बटा होता है, जैसे कि लोअर आयनोस्फीयर एंड अपर आयनोस्फीयर। और लोअर आयनोस्फीयर जिसको हम डी लेयर कहते हैं, अपर आयनोस्फीयर ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि डेंसिटी जो होती है वो डिक्लाइन करती है, ठीक है। तो डी लेयर की क्या खासियत होता है, डी लेयर में ना सबसे ज़्यादा आयंस मिलते हैं, ठीक है। जो लोअर आयनोस्फीयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा आयंस अवेलेबल होते हैं। नाइट टाइम पे क्या होता है ना कि डेंसिटी बिकम्स मच लेसर। यहाँ पे नाइट टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, या तो डिसअपियर ही हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है आयंस का, ओके। उसके बाद देखते हैं ई लेयर्स। ई और एफ लेयर का क्या खासियत होता है ना कि ये प्रेजेंट होते हैं नाइट टाइम पे भी, क्योंकि यहाँ पे लो न्यूट्रलाइजेशन होता है। हमने देखा डी लेयर्स में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एंड इसके पास सफिशिएंट डेंसिटी होता है बट लेस देन लोअर आयनोस्फेयर। अपर आयनोस्फेयर में डेंसिटी होता है लेकिन वो लोअर आयनोस्फेयर से कम होता है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेंसिटी डिक्रीज। उसके बाद क्या होता है ना, एग्जोस्फेयर आता है, और एग्जोस्फेयर में ना एग्जोस्फेयर में भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के अकॉर्डिंग। और एग्जोस्फेयर का क्या होता है ना कि इसका कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। एटमोस्फेयर बिकम सो मच रेयर एंड नो क्लियर कट बाउंड्री, इसका कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। एटमोस्फेयर रेयर है मतलब डेंसिटी वहाँ की रेयर है, ठीक है। और ये जो लेयर होता है एटमोस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद एम्पटीनेस ऑफ आउटर स्पेस। जो एग्जोस्फेयर है वो फाइनली किस में मर्ज हो जाता है, आउटर स्पेस में, ओके फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना और रिकमेंड करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीजन, अब देखते हैं कि सीजन का फॉर्मेशन क्या होता है, सीजन का कैसे निर्माण होता है, क्या होता है सीजन, इसमें जो सन से आने वाली इंसुलेशन का क्या रोल होता है, ओके। सीजन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर फिनोमेना। सीजन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए, वेदर को समझने के लिए, क्योंकि वेदर फिनोमेना को ही हम समझकर सीजन को डिफाइन कर सकते हैं कि कब कौन सी सीजन आने वाली है। तो सीजन में ना सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो किसका होता है, अर्थ का रोटेशन का।
और रोटेशन किसको बोलते हैं? रोटेशन जो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या करती है? स्पिन करती है। ओके, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे चारों तरफ स्पिन करती है और स्पिन वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ करते हैं। और रोटेशन ऑफ द अर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? सीजन को, अलग अलग सीजन का निर्माण करने में। ओके, तो रोटेशन क्या कॉज करते हैं? रोटेशन कॉज करते हैं डेली साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। और ये एक दिन में 24 घंटे में बस एक रोटेशन पॉसिबल। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, तो जहाँ पे जो सनलाइट जो पड़ता है, जो अर्थ के जिस साइड में सनलाइट पड़ता है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 पे क्या है? टिल्टेड है। ठीक है, और दूसरा जो रोल जिसका होता है वेदर फिनोमिना और सीजन के फिनोमिना में, वो रिवोल्यूशन का होता है। और रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? रिवोल्यूशन मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन होता है। ठीक है, तो जो अर्थ मूव करती है सन के तरफ से एक इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, और जब इसका फारदेस्ट पोजीशन होता है उसको हम एपिहीलियन कहते हैं, एपिहीलियन पोजीशन कहते हैं। और एपिहीलियन पोजीशन कौन से दिन को अकर होता है? 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है। ठीक है, एपिहीलियन मतलब सन जो है वो फारदेस्ट डिस्टेंस पे है। ठीक है, इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होगा कि जो हमारी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है जो समर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। मतलब समर उतना ज़्यादा उसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस टाइम पे सन हमारे अर्थ से काफ़ी दूर होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पोजीशन कब होता है? शॉर्टेस्ट पोजीशन को हम पेरिहीलियन कहते हैं। शॉर्टेस्ट पोजीशन बिटवीन अर्थ एंड सन, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन। और पेरिहीलियन कब अकर होता है? 3 जनवरी को। ठीक है, और 3 जनवरी में क्या होता है? वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। और इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो हमारी जो सन होती है, जो सन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए बहुत ज़्यादा चिलिंग अफेक्ट नहीं होता है। किसका? विंटर का, क्योंकि उस टाइम सन अर्थ के नज़दीक होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ मेनली पेरिहीलियन पोजीशन हमने देख लिया। पेरिहीलियन पोजीशन मतलब उनका डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में कम होता है, और तब क्या होती है? विंटर सीजन होती है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमने अभी देखा। कॉजेज ऑफ सीजनल चेंज, सीजनल चेंज का क्या कॉज होता है? सीजनल चेंज ना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस क्या है, बल्कि अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। और वो अदर कॉजेज क्या है? लेंथ ऑफ द सनलाइट, मतलब सनलाइट जो अर्थ को रिसीव होता है वो उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। ठीक है, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो लो लैटिट्यूड रीजन है, जो इक्वेटर है, वहाँ पे जो सनलाइट पड़ती है वो क्या पड़ती है? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ का जो इंटेंसिटी होता है वो हाई होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोलवर्ड शिफ्ट होता है सनलाइट, तो उसका जो एंगल है वो घटता जाता है। ठीक है, और एंगल घटेगा मतलब इंटेंसिटी घटेगी। आगे हम देखते हैं कि लॉन्ग समर डेज एक्सपोज मोर टू सोलर रेडिएशन। ठीक है, हमने देखा कि जो सनलाइट होता है, लेंथ ऑफ सनलाइट डिसाइड करता है कि आपकी क्या है, सीजनल चेंज कैसी है। ठीक है, देन और ये समर में जो होता है क्या होता है? समर में जो अर्थ होती है वो ज़्यादा एक्सपोज करती है किसके? इंसोलेशन को, इन कंपैरिजन टू विंटर में। ठीक है, with increase in latitude the duration of sunlight received on summer solstice continuously.
क्या बताए थे, मतलब जैसे ही लैटिट्यूड इंक्रीज करता है तो उसकी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन इंक्रीज करती है। और विंटर में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस में ड्यूरेशन डिक्रीज करती है। ओके, और हमने देखा था कि इक्विनोक्स पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, फॉलोइंग द इक्वेटर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिमेन्स 12 आवर्स ईच डे। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि जैसे जैसे जो सनलाइट है वो इक्वेटर से अपवर्ड हाई एल्टीट्यूड पे जाती है तो ड्यूरेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो समर टाइम में क्या होता है कि पोल्स पे जो होता है समर 6 मंथ का होता है और 6 मंथ का विंटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट बढ़ती जाती है बट इंटेंसिटी जो होती है वो घटती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहाँ पे इंटेंसिटी आपको क्लियर, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया व्हेन 90 डिग्री मोर इंटेंस सोलर रेज, जैसे मैंने कि बताया। एज द एंगल गेट लोअर द सोलर रेज बिकम्स मोर स्प्रेड आउट एंड लेस इंटेंस। ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, ठीक है, लेस एटमोसफियर नीड टू पास। जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है तो यहाँ पे उसको लेस एटमोसफियर से पास करना पड़ेगा। लेस एटमोसफियर से पास करेगा मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ज़्यादा एटमोसफियर से पास कर, जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है। तो सनलाइट जब इक्वेटर पे जा रहा है तो उसको लेस क्या एरिया से पास करना पड़ रहा है, लेस एरिया से पास करना पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ इधर पास करें, जैसे ही अपर लैटिट्यूड उसका बढ़ते जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, लो होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा एटमोसफियर से पास करें, एटमोसफियर हैज़ टू पास एंड मोर रिफ्लेक्शन हैज़ टू टेक प्लेस। ठीक है, एंड मोर लॉस ऑफ सनलाइट एंड रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। ज़्यादा एटमोसफियर से पास करेगा तो उसको क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। इनडायरेक्ट फैक्टर क्या है, डायरेक्ट फैक्टर में हमने देखा कि लेंथ ऑफ द सनलाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल होता है किसमें, सीजनल चेंजेस में। ठीक, तो इनडायरेक्ट फैक्टर क्या क्या है, इनडायरेक्ट फैक्टर में है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अभी हमने देखा कि पेरिहेलियन पोजीशन इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है सन किसके चारों ओर, अर्थ सन के चारों ओर, और एक दो पोजीशन यहाँ पे मान लीजिए सन है तो यहाँ पे दो पोजीशन होते हैं, ये जब इसके नज़दीक होता है तो उसको हम पेरिहेलियन कहते हैं और जब दूर होता है तो क्या बोलते हैं, उसको एपिहेलियन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का क्या रोल है। ठीक है, तो जब सन अर्थ के चारों ओर मूव करती तो हमने देखा था कि जो हमारे जो अर्थ होती है ना, क्या होते हैं, वो टिल्टेड होती है, कितने एंगल पे, 23.5 पे। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है और इसका जो पार्ट है वो ऐसे है, और जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मूव कर रही है। ठीक है, सन, ये अर्थ जो है ये टिल्टेड है। ठीक है, तो टिल्टेड है तो क्या है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, होना तो चाहिए इधर, लेकिन ये टिल्टेड होने की वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इधर है। ठीक है, तो सनलाइट कहाँ पे पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट पड़ रही है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न पोल है। ठीक है, तो अर्थ एक्सिस टू प्लेन ऑफ इलिप्टिक इज नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्टेड एट 23.5। ठीक है, और इस टिल्ट को हम इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, अर्थ के सीजन को डिसाइड करने में। ठीक है, तो जब अर्थ यहाँ पर टिल्टेड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऊपर पड़ रही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है और ये पोल्स के ऊपर भी सनलाइट पड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और समर सॉल्स्टिस
अगर हम इसमें समर सॉल्स्टिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव किसके हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। अगर हम रिलेटिव सदर्न हेमिस्फीयर को लेते हैं तो ये विंटर सॉल्स्टिस हो जाए। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है, ठीक है। फिर अर्थ इधर से रिवॉल्व करते करते ये इक्विनेक्स वाला पोजीशन होता है, और इक्विनेक्स वाला पोजीशन 2 टाइम्स होता है, एक 21 मार्च को एंड दूसरा 23 सितंबर को, ठीक है। और इक्विनेक्स का क्या होता है ना कि यहाँ पे जो सनराइज होती है, जैसे कि अर्थ यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे 12 घंटे कंटिन्यूअस लाइट्स पड़ते हैं, ठीक है। अब इधर से अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ पे आती है, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न पोल पे अब डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या होता है, विंटर होता है। तो जिस वजह से नॉर्दर्न पोल पे लाइट्स जो सनरेज है वो नहीं पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पे सदर्न पोल पे पहुंचती है, और इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है और उसकी टिल्ट की वजह से जो समर सीजन और विंटर सीजन कैसे होता है। ओके, ग्रेट सर्कल डिवाइड सरफेस स्फीयर इन 2 पार्ट, इक्वेटर एंड सर्कल ऑफ illumination. Circle of illumination are both great circle. Half the equator is always on the lighter side of circle of illumination. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, किसको बोलते हैं, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जो लाइटेड होता है सन से, सनलाइट से। ओके, अब हम देखते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन जो सन से आने वाली जो रेज होती है, जो सन से आने वाली जो रेज अर्थ पे पड़ती है, उसको हम इंसोलेशन पढ़ते हैं। तो इंसोलेशन के स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो सीजन होते हैं, सीजन चेंज में किसका किसका रोल होता है। सीजन चेंज में जो अर्थ का और सन का पोजीशन होता है वो एक फैक्टर है, पर यही एक फैक्टर नहीं है, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर है। डायरेक्ट फैक्टर हमने देखा लेंथ ऑफ सनलाइट, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट का कितना रिसीव होता है अर्थ पे। दूसरा हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सन की लाइट कैसे पड़ रही है अर्थ के ऊपर। तो हमने देखा इक्वेटर पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलवर्ड्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी घटती जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया से पास करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट फैक्टर में देखा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और हमने देखा कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है कि जब अर्थ पेरिहेलियन पोजीशन पे होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो समर सीजन होता है वो ज़्यादा हार्श नहीं होता है, ठीक है। पेरिहेलियन पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर ज़्यादा हार्श नहीं होता है, और एपेरिलियन की वजह से जो समर होता है वो ज़्यादा हार्श नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा टेल्स ऑफ द अर्थ का क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कि इंसोलेशन में इंसोलेशन क्या होता है और ये कैसे अफेक्ट करता है। इंसोलेशन ना सन से आने वाली जो एनर्जी जो होती है, सन से आने वाली रेज को बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ये कैसे ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी ना 3 टाइप से ट्रांसफर हो सकती है, एक तो रेडिएशन से, दूसरा कंडक्शन से, और तीसरा कन्वेक्शन से। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए ना मीडियम्स की रिक्वायर होती है, और हमने देखा था कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो अर्थ से आने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, और जो सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, और इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो ट्रांसफ़र होता है ये वेव के रूप में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन जो होता है क्या होता है, ये रेडिएशन के फॉर्म में होता है, और कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी को कब रेडिएट करती है, जब उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। अगर किसी भी बॉडी का ना टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो रेडिएट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर ना सन का कितना होता है
5700 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो ऑब्वियसली सन कितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके, इससे हमें पता चल रहा है कि जब कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा वो एनर्जी रेडिएट करेगी। तो अगर सन की टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना होता है 16 डिग्री सेल्सियस, और जो एनर्जी रेडिएट अर्थ करती है वो किस फॉर्म में करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। और जो सन रेडिएट करती है वो किस फॉर्म में होता है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। टेम्परेचर ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ इन रेडिएशन। बॉडी जितनी ही हॉटर होगी उसका जो वेवलेंथ होगा वो उतना ही कम होगा। ठीक है, इंसुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इंसुलेशन इज शॉर्ट टर्म ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, विजिबल लाइट होता है। अर्थ रेडिएशन इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और बैक रेडिएशन, और ये लॉन्ग वेव लेंथ का होता है। गैसेस आर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएटर्स। तो हमने देखा था कि कैसे जो हेट्रोजीनस एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सिलेक्टिव क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, और उनका रोल वेदर फिनोमेना में बहुत ज़्यादा नहीं होता। वेदर फिनोमेना कहाँ होता है, होमोजेनस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमने देखा था कि इसका कोई वेदर फिनोमेना में बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन ये एक सिलेक्टिव एब्जॉर्बर होता है किसका, टेरेस्ट्रियल और इंसुलेशन का। ठीक है, CO2 मोस्टली ट्रांसपेरेंट टू इंसुलेशन, लेकिन हमने देखा था कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है किस में, वेदर के फिनोमेना में डिसाइड करने में, वेदर के टेम्परेचर को डिसाइड करने में, मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को डिसाइड करने में। ठीक, अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होता तो हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती। ये ट्रांसपेरेंट होता है किसके, इंसुलेशन का, और एब्जॉर्ब करता है, ओपेक होता है किसके लिए, लॉन्ग वेव रेडिएशन को। CO2 इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट गेज, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया, और ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वाटर वेपर भी ना मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है किसके, शॉर्ट वेव रेडिएशन के। जो इंसुलेशन होती है उसका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये भी क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, इनफैक्ट मोर देन CO2, मतलब CO2 से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर किस चीज़ को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है किस में, हमने देखा था कि वेदर कंडीशन में, और कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करता है, क्लाउड का। ठीक है, O2 एंड O3 का हमने देखा था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन करता है। O2 का तो रोल बहुत कम होता है किस में, वेदर फिनोमेना को डिसाइड करने में, और ये हार्डली ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन को। ओके, एटमॉस्फेरिक विंडो किसको कहते हैं, थ्रू इट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एस्केप द अर्थ, इट्स नॉट ऑब्जर्व द लॉन्ग वेव रेडिएशन। एटमॉस्फेरिक विंडो का मतलब ये होता है कि जिससे जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो एस्केप कर जाती है किसको, अर्थ को। ओके, सोलर कांस्टेंट के इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिच टू द बाउंड्री ऑफ द अर्थ। ये क्या होते हैं, जो अमाउंट जो अर्थ की बाउंड्री पे जो इंसुलेशन आती है, जो एनर्जी आती है, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इंसुलेशन इज मोर और लेस कांस्टेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये कितना होता है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए इतना ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।